हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखो सर, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट शुरू करवाया था और मैंने बोला था कि ये तीन चीज़ें तुम लोग छोड़ देना और बाकी सारा फॉर्मेट मैंने तुम लोगों को बता दिया था। देखो, सबसे पहला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई, और मैंने बोला था कि इनकम टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर, ये तीन चीज़ों को छोड़ के मैंने ये बाकी का जितना भी फॉर्मेट लिखा हुआ है सर, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, होता क्या और उसको निकालते कैसे हैं। तो सर शुरू करते हैं। देखो, उसने बोला दो केस हो सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के। सबसे पहला, अगर ये डायरेक्टली गिवन है ना सर, डायरेक्टली गिवन है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना सर, हम लोग उसको डायरेक्टली उसकी फिगर को लेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शुरू कर देंगे। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन नहीं है तो सर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसको निकालेंगे। सर वो कैसे? देखो सर, उसने बोला डायरेक्टली गिवन है तो टेक एज इट इज, कि मतलब उसको डायरेक्टली वो बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई 1 लाख है तो सर वो 1 लाख ले लेंगे। अगर पेपर में वो डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन का, और ये सबसे पहला वर्किंग नोट होगा। सर उसमें क्या होगा? देखो, क्वेश्चन ना तुम्हें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं देगा, वो क्या करेगा, सोर्सेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट दे देगा, कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसमें तुम्हें नेट प्रॉफिट निकाल सको। सर देखो, if not directly given, then the sources of calculation of net profit will be given। और सर वो कौन सा सोर्स है, ऐसी कौन सी चीज है जहां से नेट प्रॉफिट मिलता है? सर दैट इज योर बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में क्या होता है? देखो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। उसने क्या बोला कि मेरे को नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो मेरे को सोर्सेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट पेपर में गिवन होगा। सर अब वो कैसे निकालता हूं? मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अगर इस कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो सारा का सारा प्रॉफिट इसका होता है? द आंसर इज नो। देखो जी, क्या करती है कंपनी प्रॉफिट का? सबसे पहले कंपनी करती है इसको रिजर्व्स में से कुछ इस प्रॉफिट को, मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट कमाया ना, नेट प्रॉफिट हमें ये चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। कंपनी क्या करती है? इस 10 लाख को 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, अप्रोप्रिएट करती है। सर पहली जो जगह होती है वो होती है रिजर्व्स। सर देखो, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को बोलता है कि तुम्हें ये पर्टिकुलर रिजर्व मेंटेन करके रखने ही रखने हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, सर जनरल रिजर्व, मतलब तुम्हें नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर लेट सपोज मैंने 10 लाख रुपए में से 1 लाख मैंने ट्रांसफर कर दिया सर जनरल रिजर्व में। सर मैंने 50,000 ट्रांसफर कर दिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। इसका मतलब है सर, जो तुम टोटल नेट प्रॉफिट कमाते हो उसको 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पहला हो गया रिजर्व। अच्छा सर, सर दूसरा क्या होता है? बेटा देखो, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए, शेयर होल्डर्स को खुश रखना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं। सर जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं ना, तो डिविडेंड कहां से पे करेंगे? प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड पे करेंगे ना। इसका मतलब है सर, ये 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख तो मैंने डाल दिया रिजर्व्स में। लेट सपोज सर मैंने 2 लाख का दे दिया डिविडेंड। सर जो बाकी का बैलेंस है ना, उसको बोलते हैं सरप्लस। कि सर मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, 10 लाख के प्रॉफिट में से मैंने 1.5 लाख में रिजर्व्स में डाल दिया, 2 लाख का डिविडेंड दे दिया। सर बाकी का जो बचा 6.5 लाख जो मेरा बचा सर, उसको मैं कहां डाल दूंगा? सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि ये पैसा मेरे पास है, ये रिटर्न अर्निंग्स है, कि ये मैं अपने बिजनेस में कहीं पे भी री इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब देखो, ये जो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं गिवन है, बट हम लोगों को ये 3 चीजें पेपर में गिवन होंगी। इसका मतलब है सर, देखो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखता है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो बैलेंस शीट में दिखती है। सर डिविडेंड वो तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएगा कितना पे किया। इसका मतलब है सर कि मुझे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं गिवन है, मेरे को सोर्सेज ऑफ कैलकुलेटिंग गिवन है, और वो कहां से मिलेंगे? या तो बैलेंस शीट या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। अब ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स और सरप्लस में दिखता है लायबिलिटीज वाली साइड में, और ये भी रिजर्व्स है सरप्लस में लायबिलिटी वाली साइड में। जो डिविडेंड है सर वो बैलेंस शीट में हो भी सकता है, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएगा।
तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा रिजर्व्स में इस साल कितना पैसा ट्रांसफर होगा। सपोज करो अगर मेरे पास रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख जनरल रिजर्व का, अब हो गया सर 15 लाख। मैं मान लूंगा कि जो 5 लाख है ना ये मैंने इस साल ट्रांसफर किए, तो मेरा एक हेड ये मिल गया, मतलब ये 5 लाख। फिर मैंने देखा कि वो सरप्लस जो है ना, सरप्लस का जो बैलेंस है वो पिछले साल था 10 लाख, इस साल हो गया 12 लाख, इसका मतलब मैंने 2 लाख ट्रांसफर किए, तो मैं ये 2 लाख को ऐड कर दूंगा। फिर उसने बोला कि जो डिविडेंड तुमने पे किए इस साल वो है 10,000, तो मैं 10,000 भी इसको ऐड करके टोटल बना दूंगा नेट प्रॉफिट। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा कि नेट प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। सर सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, हम लोग रिजर्व्स बांटते हैं, रिजर्व्स रखते हैं साइड में, फिर बोलते हैं कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पैसा दे दो, उसके बाद जो बच गया वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर दो, या कंपनी के लिए वो हो गया सरप्लस। ठीक है, तो सर ये नेट प्रॉफिट के ये 3 हिस्से हो गए। अब हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को ये 3 चीजें गिवन होगी, हम लोगों को इसको कंबाइन करना है और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो सर, तो उसने बोला अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो क्या करूंगा, तो सर देखो नेट प्रॉफिट में सबसे पहला बोलता है रिजर्व्स बांटेंगे इसके नेट प्रॉफिट के। सर दे आर अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट दैट हैज बीन अलॉटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सर रिजर्व हमें पता है कि कुछ हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट को रख दिया है, बट सर ये होते तो पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ही है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट के पार्ट्स को कंबाइन कर दो तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, पहला हो गया रिजर्व। अच्छा दूसरा, सर अगला वो बोलता है डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है सर ये भी उसी प्रॉफिट का पार्ट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो पार्ट्स को कंबाइन करो पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो डिविडेंड में हम लोग एक बात ध्यान में रखना कि डिविडेंड जो होगा ना वो दोनों होंगे, प्रपोज डिविडेंड भी और इंटरिम डिविडेंड भी। और प्रपोज डिविडेंड मैं हमेशा प्रीवियस ईयर का लूंगा। सर क्यों, देखो मैंने तुम्हें बताया था प्रपोज डिविडेंड क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। प्रपोज डिविडेंड जो मैं करंट ईयर में पे करता हूं वो किस साल का पे करता हूं, पिछले साल का, और इस साल का प्रपोज डिविडेंड अगले साल में पे करता हूं। तो मेरा इस साल के नेट प्रॉफिट में से पिछले साल का डिविडेंड जो हुआ होगा वो माइनस हुआ होगा, तो मैं प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लूंगा। और इंटरिम डिविडेंड इसी साल होता है, डिक्लेयर भी होता है, पे भी होता है, मतलब इस साल के नेट प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड भी माइनस हुआ होगा। तो सर उसने क्या बोला, रिजर्व्स लो। दूसरा, डिविडेंड भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसको प्लस करो रिजर्व्स के साथ। अब वो बोलता है सर बाकी का जो भी पैसा बच गया जिसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, इस नाम से तुम्हें गिवन होगा। मतलब रिजर्व हमने साइड पे रख दिए, डिविडेंड हमने बांट दिया, अब जो पैसा बचा वो हमारा है, तो सर वो क्या होगा, उसको बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस क्या होता है, इट इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड इट इज शोन अंडर द रिजर्व्स और सरप्लस इन द बैलेंस शीट। तो जब मैं इन तीनों चीजों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा सर नेट प्रॉफिट। मेरे को ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, मेरे को क्या गिवन है, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 3, तो इन तीनों को प्लस करो तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट। अगर ये नेट प्रॉफिट पेपर में नहीं गिवन होगा तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले बोलते हैं चेंजेस इन सरप्लस। इसका मतलब है 10 लाख का सरप्लस में 10 लाख रुपए मैंने कमाया, अब 15 लाख हो गया। इसका मतलब है जो 5 लाख है वो इस साल ट्रांसफर किया होगा, सर उसका बोलता है चेंजेस इन रिजर्व्स। जैसे मैं ये चेंजेस का मतलब क्या होता है, देखो ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 10 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, सर साल की एंडिंग में आते तो 15 लाख का होगा। इसका क्या मतलब है, मैंने 5 लाख रुपया रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब ये जो 5 लाख रुपया ट्रांसफर किया वो इस साल किया क्योंकि साल के स्टार्टिंग में तो कुछ था नहीं। अब इस साल 5 लाख रुपए मैं रिजर्व्स में से कहां से ट्रांसफर करूंगा जो इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया होगा। तो वो बोलता है कि चेंजेस इन रिजर्व का मतलब होता है कि चेंजेस वर्ड का मतलब है कि क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, पॉजिटिव फिगर आती है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव आती है तो नेगेटिव लिख दो। फिर वो बोलता है सर प्रपोज डिविडेंड, सर डिविडेंड पे कर रहा हूँ, डिविडेंड भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, बट प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेंगे। और इंटरिम डिविडेंड, सर ये भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कुछ हिस्सा इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में दिया, कुछ प्रपोज डिविडेंड की फॉर्म में दिया। तो ये चारों हिस्सों को तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हारे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो मैंने वर्किंग नोट की शुरुआत की, सबसे पहले चेंजेस इन सरप्लस, मेरा पैसा कितना है, चेंजेस इन रिजर्व मैंने साइड पे कितना रखा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कि मैंने, और इंटरिम डिविडेंड की शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिया। तो सर यहां पर आ गया मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं इन सबको कर दूंगा ऐड। और सर चेंजेस इन सरप्लस का मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देना। अब देखो सर क्या बोलता है वो,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब उसने बोला, अब नेक्स्ट बोलते हैं, इसमें अगर तुम ऐड करते हो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर देते हो रिफंड ऑफ टैक्स, तो तुम्हारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स और सर ये रिफंड ऑफ टैक्स, ये टैक्स क्या होता है, अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो बाद में इसके पास दोबारा आएंगे। देखो उसने क्या बोला सर, टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कहता हर एक कंपनी ना करंट ईयर में दो चीजें करती है। एवरी कंपनी डज टू थिंग्स इन अ करंट ईयर। सबसे पहले टैक्स पे और प्रोविजन फॉर टैक्स बनाती है। सर डिटेल में मतलब समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब बताऊंगा तुम लोगों को। देखो सर, उसने बोला कि ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। करंट ईयर के अंदर क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, करंट ईयर का हमें हर एक कंपनी को ना एक टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जिस दिन हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी दिन हम टैक्स की पेमेंट भी करते हैं। सर ये रिटर्न का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जहां जहां से भी इनकम कमाई है, कितनी इनकम कमाई है, ठीक है, उसका पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन जो भी है वो हमें सरकार को देनी पड़ेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, कि जो भी कंपनी ने कमाया, जितना भी कमाया पूरे साल में, ठीक है, उसकी एक रिटर्न बनाओ, उसकी एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाते हैं और क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनी है वो क्या साल के बीच में, अगर करंट ईयर में बोल रहा हूं 22-23 है, ठीक है, क्या 22-23 की रिटर्न 22-23 में बन सकती है? द आंसर इज नो। क्योंकि सर 22-23 की रिटर्न बनाने के लिए हमें 22-23 का नेट प्रॉफिट चाहिए। हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो चाहिए, तभी तो मैं रिटर्न बनाऊंगा। हमने कितना कहां से प्रॉफिट कमाया तभी तो टैक्स पे करूंगा। 22-23 में मेरे को उसका नेट प्रॉफिट नहीं पता, 22-23 का नेट प्रॉफिट पता लगता है 31 मार्च 2023, तो रिटर्न बनाने में कुछ दिन तो लगेंगे। इसका मतलब है सर, जो मेरी करंट ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न होती है ना, जो मेरी करंट ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न है, ये मैं फाइल करता हूं नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब है ये जो मेरा नेक्स्ट ईयर है, इसमें मैंने 22-23 मतलब पिछले साल की रिटर्न मैंने सर फाइल की होगी, ठीक है। अगर मैंने करंट ईयर की रिटर्न अगले साल फाइल की तो इसका मतलब है जो मेरा करंट ईयर का टैक्स होगा वो भी अगले साल पे करूंगा। द आंसर इज यस, ओके। तो करंट ईयर की रिटर्न नेक्स्ट ईयर फाइल होगी या इस साल पिछले साल का टैक्स पे होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो साल है ना नेक्स्ट ईयर, इस साल में ये वाले साल का टैक्स पे होगा, ठीक है सर। एक बात समझ आई। अब देखो, अब सर करंट ईयर में अगर मैं अगले साल का, ये साल का टैक्स अगले साल पे कर रहा हूं तो पिछले साल का टैक्स इस साल नहीं पे करूंगा। ध्यान से सुनो, ये देखो, तुमने बोला करंट ईयर ये था, करंट ईयर का टैक्स मैं पे कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर, तो सर ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का टैक्स इस साल पे करूंगा। ये देखो सर, ये मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न है सर 21-22 की, ये प्रीवियस ईयर है। 21-22 की जो रिटर्न होगी सर वो मैं करंट ईयर में भरूंगा। करंट ईयर में अगर मैं रिटर्न को करंट ईयर में भर रहा हूं तो पिछले साल का टैक्स भी इसी साल पे करूंगा। तो देखो इट मीन्स प्रीवियस ईयर में रिटर्न पे जो टैक्स है वो इस साल पे होगा, ठीक है। इसका मतलब है सर तुम लोगों को ये समझ है, यहाँ पर जो मैंने लिखा ना टैक्स पे, कंपनी क्या करेगी, एक टैक्स पे करेगी। सर ये कौन सा टैक्स पे होगा, ये पिछले साल का टैक्स इस साल पे करना होगा। क्योंकि मैं जो रिटर्न होती है ना, जो इनकम टैक्स की रिटर्न है बेटा, वो अगले साल फाइल करता हूँ। जब तक नेट प्रॉफिट नहीं पता होगा, इनकम ही खुद ही नहीं पता कितना प्रॉफिट कमाया, तो क्या रिटर्न फाइल हो सकती है? तो अगर 31 मार्च 2023 को मेरे को नेट प्रॉफिट पता लगेगा तो उसकी रिटर्न ऑब्वियस ही बात है मैं उसको अगले साल में ही भरूंगा। अगर रिटर्न अगले साल में भर रहा हूं तो टैक्स भी अगले साल भरूंगा। तो सर इस साल का टैक्स अगले साल पे होता है तो पिछले साल का टैक्स इस साल में पे होगा। तो यहाँ पे कंपनी एक टैक्स पे करती है। सर दूसरा क्या करता है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाती है कंपनी। इसका क्या मतलब है, ये देखो, देखो सर पहले ये बात को समझो फिर मैं इसका टैक्स पेड का ट्रीटमेंट बताता हूं। उसने बोला एवरी कंपनी क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये एक सेकंड रुकना सर, एवरी कंपनी क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा ध्यान से समझो सर, करंट ईयर में एक चीज तो हो गई कि हम लोग पिछले साल का टैक्स पे करते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। अब समझो, वो बोलता है कि करंट ईयर के लिए ना कंपनी क्या करती है, मुझे पता है मैंने अगले साल टैक्स पे करना है, ठीक है। अब मेरे को इस साल
अगले साल जो टैक्स पे करना है उसके लिए प्रोविजन बना के रखनी पड़ेगी। सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि एक मेरे को एस्टीमेट, मेरे को पता है कि इन फ्यूचर अगले साल ही, जस्ट नेक्स्ट ईयर ही मेरे को खर्चा होने वाला है, मेरे को सरकार को टैक्स पे करना है। मैं क्या करूंगा, उसके लिए आज के आज प्रोविजन बना के रखूंगा। सर मेरे को ये बात बताओ, प्रोविजन जो होती है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एग्जांपल लेके। इसका मतलब है अगले साल का जो टैक्स पे करना है ना, उसके लिए करंट ईयर में एक प्रोविजन बनाऊंगा। और अगर प्रोविजन बनाऊंगा तो प्रोविजन होती है मेरे लिए एक एक्सपेंस, और अगर मेरे लिए एक्सपेंस होती है तो सर प्रोविजन जो है वो मेरे P&L अकाउंट में गई होगी। ये बाय जीपी तो टू प्रोविजन यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, ये दो बात समझ आ गई। अब ट्रीटमेंट सीखते हैं कि सर कंपनी क्या करती है, इस साल एक टैक्स पे करती है। ये कौन सा टैक्स पे हो रहा है? जो पिछले साल का टैक्स है इस साल पे होगा। इस साल मेरे को जो अगले साल टैक्स पे करना है ना, उसके लिए इसी साल में कुछ पैसा निकाल के रखूंगा ताकि अगले साल टैक्स पे कर सकूं, जिसको बोलता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। हम दोनों को मतलब समझ आ गए। अब मैं सिखा रहा हूं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सर पहले जो मैंने टैक्स पे किया ना, मेरे को ये बात बताओ, जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो जनरली जो टैक्स इनकम मेरी मेनली जो इनकम आ रही है सर वो आ रही है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो मैं टैक्स जो है ना वो लेस कर देता हूँ। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, उसने क्या बोला सर, वो बोल रहा है टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि मैं जो भी टैक्स पे करूंगा ना पिछले साल का इस साल, उसको मैं लेस कर दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। सर कौन सा टैक्स की बात कर रहे हो आप? ये देखो हमने क्या बनाया है यहाँ पर, देखो यस, यहाँ पर लिखा है इनकम टैक्स पेड। सर इनकम टैक्स पेड का क्या मतलब होता है कि मैंने पिछले साल का जो इस साल टैक्स पे किया है तो उसको मैं लेस कर दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। तो देखो करंट ईयर में दो चीजें करती है कंपनी, पहली चीज टैक्स पे करेगी, दूसरा प्रोविजन बनाएगी ताकि अगले साल का टैक्स पे हो सके। तो सर ये इसका ट्रीटमेंट कहाँ चला गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब देखो आगे क्या बोलता है। However, if the tax is paid in relation to investing or the financing activities, then it shall be shown under the respective heading. For example, dividend distribution tax less from the financing activities. सर उसने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। कहता है जनरली अगर कुछ नहीं लिखा, वहां पे बोला टैक्स पेड इज 10,000, तो मैं इसको ऑपरेटिंग में से लेस कर दूंगा। बट अगर टैक्स जो है उसने स्पेसिफिक कर दिया कि ये पर्टिकुलर टैक्स मैं पे कर रहा हूं, तो तुम देखना कि वो क्या फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेशन तो नहीं रखता। एक ऐसे एग्जांपल मैं देता हूं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या बोलता है? कहता जी मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है, तो अगर इनकम है शेयर होल्डर्स की तो शेयर होल्डर्स को उस इनकम के ऊपर सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर कंपनी क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है, मेरे को एक बात बता, तू 1 लाख का डिविडेंड दे रहा है, 1 लाख ऐसे 100 लोगों में बटेगा, 100 लोग मेरे को उस 1 लाख के ऊपर थोड़ा 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 करके टैक्स देंगे। एक काम कर कंपनी, तो एक काम कर, तूने 1 लाख का टैक्स देना है, ठीक है, तूने 1 लाख का डिविडेंड देना है, तू मेरे को पहले ही उसमें से टैक्स काट के दे दे। इसका मतलब है 1 लाख का डिविडेंड तू पे कर रही है, लेट सपोज 1 लाख के ऊपर 10,000 का टैक्स बनता है, तो मैं 10,000 वो शेयर होल्डर से थोड़ा 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 करके मिले, कोई मेरे को 100 रुपया देगा, कोई 50 रुपये देगा, तो मेरे पास 10,000 आएगा। तो कंपनी तो एक काम कर, तू 1 लाख का डिविडेंड तू दे रही है, 10,000 रुपया टैक्स लेस कर दे और 90,000 शेयर होल्डर्स को बांट दे, और वो जो 90,000 शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो उनके लिए टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी, और तो 10,000 मेरे को पे कर दे। इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मेरे को बात बताओ, अगर मैं डिविडेंड पे करता हूँ तो फाइनेंसिंग में आता है, तो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स पे करूंगा सर वो भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग के ऊपर। तो उसने बोला अगर कोई स्पेसिफिक टैक्स डिफाइन है ना, तो मैं उसको उस पर्टिकुलर हेडिंग में से लेस करूंगा। जैसे एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तुम्हारे उसमें है, उसको मैं फाइनेंसिंग में से लेस करूंगा। जनरली अगर लिखा होगा टैक्स पेड, तो मैं उसको ऑपरेटिंग में से लेस करूंगा, जो मैंने तुम लोगों को ये दिखाया। सर ये तो यहां पर इनकम टैक्स पेड जो है सर वो यहां पर लेस होगा। अब उसने क्या बोला, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? सर मेरे को एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है कि मैं अगले साल इस साल का टैक्स पे कर सकूं, तो मैं इस साल के लिए एक प्रोविजन बनाऊंगा। क्योंकि प्रोविजन क्यों बनानी है? क्योंकि मेरे को अगले साल एक एक्सपेंस इनकर करना है, तो मैं उसके लिए आज ही उसको एक प्रोविजन बना के रखता हूँ। प्रोविजन मेरे लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मेरा P&L अकाउंट में गया होगा। और सर अगर वो नॉन कैश एक्सपेंस है तो मेरे को उसको नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से रिवर्स करना पड़ेगा। मैं रिवर्स कैसे करूंगा? अगर मैंने उसको पहले माइनस किया है तो सर अब मैं ऐड कर दूंगा। ऐड कहाँ करूंगा सर? उसको वर्किंग नोट में। देखो सर अब यहां पर आ जाओ। सर यहां पर उसने क्या बोला, देखो
हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, जो इन चारों चीज़ों को प्लस कर दो। अब उसने क्या बोला कि ये जो प्रोविजन हमने बनाई, जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वो मेरे पीएनएल अकाउंट में हिट हुआ होगा। अगर पीएनएल में हिट हुआ तो मैंने मतलब उसको माइनस किया होगा। अब उसको ऐड कर दूंगा। ऐड क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये मेरा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। अगर मेरी प्रोविजन नॉन कैश है तो मेरे को नेट प्रॉफिट कैश बेस के ऊपर चाहिए होता है, तो उसको मैं कर दूंगा ऐड। सर ये रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो कभी के बार क्या होता है, अगर मैंने जितना टैक्स पे किया, कोई प्रोविजंस में चेंज आ गया, कोई रूल्स में चेंज आ गया, तो मेरा उतना टैक्स नहीं बना, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स मेरे को रिफंड कर देती है। जब टैक्स गवर्नमेंट रिफंड करती है ना, तो मेरे को गवर्नमेंट बैंक में पैसा नहीं डाल रही, कैश नहीं डाल रही, वो मेरे पोर्टल पे दिखता है कि जहां पर मैं टैक्स पे करता हूं, तो वहां पर बस कंपनी, वहां पे गवर्नमेंट कहती है कि इतना रिफंड है, ठीक है। इसका मतलब है क्या मेरे हाथ में कैश आया? द आंसर इज नो। तो सर अगर कैश नहीं आया तो सर ये भी मेरा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो सर अगर ये मेरे लिए इनकम है, भले नॉन कैश इनकम है, तो मैंने पीएनएल अकाउंट में अगर यहाँ पर जीपी है तो सर मैंने यहाँ दिखाया होगा जो टैक्स का मेरे पास रिफंड आया, और मेरा ये नेट प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट में ये चीज़ ऐड है। अगर पहले ऐड की तो अब क्या कर दूंगा सर, लेस। तो सर आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा यहाँ तक का फॉर्मेट कि सर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ तक आ गया, ठीक है। और मैंने ये दो चीज़ें सीख ली कि करंट ईयर में कंपनी दो चीज़ें करेगी सर, या तो टैक्स पे करेगी, और सर दूसरा काम क्या करेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएगी। जो टैक्स पे करेगी सर वो जो है मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस कर दूंगा, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएगी उसको मैं ऐड कर दूंगा वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक बार रिवाइज करता हूँ, चेंजेस इन रिजर्व, चेंजेस इन पीएनएल, और सर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब इसमें अभी तक मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं की, फिर मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस कर दूंगा रिफंड ऑफ टैक्स, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट सर मेरे को ना अब क्वेश्चन में कैसे गिवन होंगे कि ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये अमाउंट टैक्स पेड है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है? तो देखो क्वेश्चंस में कैसे गिवन होगा वो देखते हैं। तो सर ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखो वो कहता क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। सर तीन तरह की केस स्टडीज है, मतलब नॉट क्वेश्चन, तीन तरह के वे से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, सर उसने प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 20,000 25,000, ठीक है सर, और उसने बोला नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब है सर मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मैंने पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख ली, मेरे को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, ध्यान से सुनो, कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है ना, मतलब जो मैंने ये प्रोविजन बनाई है ये मैंने पिछले साल बनाई होगी, यस और नो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है मतलब साल की स्टार्टिंग में ये तो पिछले साल प्रोविजन बनाई होगी। तो जो पिछले साल प्रोविजन किस लिए बनाई थी, ताकि इस साल टैक्स पे कर सकूं। इसका मतलब है सर जो मैंने 20,000 का ओपनिंग बैलेंस है ना प्रोविजन का, वो मैंने पिछले साल बनाई थी ताकि इस साल टैक्स पे कर सकूं। तो ये मेरा मानूंगा कि ये मेरा इनकम टैक्स पेड है, और इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस कर दूंगा। सर अब एक बात सुनो, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि साल के एंडिंग में मेरे पास 25,000 की प्रोविजन है। सर साल की एंडिंग में लास्ट में प्रोविजन इसलिए बनाता हूं ताकि अगले साल टैक्स पे कर सकूं। तो ये जो 25,000 है इसका इफेक्ट मेरा पीएनएल अकाउंट में गया होगा, यस और नो। अगर पीएनएल अकाउंट में गया होगा तो सर ये नॉन कैश एक्सपेंस है। सर अगर ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर दूंगा ऐड, सर वर्किंग नोट बनाते हुए। बात समझ आई? अब देखो, अब क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं। सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, फिर वो बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 19,000। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना क्या है। कहता अगर तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो ओपनिंग को मान लो टैक्स पे कर दिया मैंने, क्योंकि पिछले साल वो प्रोविजन बनाई थी इसलिए ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, तो वो पिछले साल की प्रोविजन इस साल के टैक्स पे करने के लिए बनाई, तो मैं अज्यूम कर लूंगा जितनी प्रोविजन बनाई उतना टैक्स पे कर दिया। वो क्लोजिंग बैलेंस को मान लूंगा नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना वर्किंग नोट में। अब वो क्या बोल रहा है कि ये देखो, अगर तुम्हें नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो तुम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए होती है एक लायबिलिटी। देखो अगर ये मेरे लिए लायबिलिटी है तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इधर होगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर होगा, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है। मैंने बोला ये 20 है, ये 25 है, तो मैंने ये लिखा एक अकाउंट बनाऊंगा 20,000 25,000। मुझे एक बात बताओ, उसने बोला टैक्स पेड ड्यूरिंग देयर इज 19,000,
सिंपल सी बात है, जब भी मैं लाइबिलिटी को पे करता हूँ, टैक्स मेरे लिए लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या पड़ती है, क्रेडिट, जैसे क्रेडिटर एक लाइबिलिटी तो क्रेडिटर टू कैश, तो मैं बोलूँगा प्रोविजन फॉर अकाउंट मेरी एक लाइबिलिटी है, तो इसको किया मैंने होगा डेबिट, और यहाँ किया होगा सर टू बैंक अकाउंट, सर वो आ गया मेरा 19,000। इसका मतलब है कि टू बैंक आया मेरा कहाँ पर, ये क्या है मेरा टैक्स पेड। सर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ करता हूँ तो एंट्री पड़ती है, लाइबिलिटी को करता हूँ डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई टू बैंक, तो सर टू बैंक में आ गया मेरा 19,000, तो सर इसका टोटल हो गया 44। सर यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय पीएनएल अकाउंट से कितना 24,000। सर यहाँ पीएनएल अकाउंट क्यों आया बेटा, ये पीएनएल अकाउंट वो, अच्छा इसकी एंट्री देखो, इसकी जनरल एंट्री क्या पड़ी होगी, इसकी जनरल एंट्री पड़ी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इसका मतलब है मैंने पीएनएल के डेबिट साइड में प्रोविजन डाली होगी, तो ये मेरी जो मैंने प्रोविजन बनाई है ना, ये वो है, तो ये मेरा वर्किंग नोट में जाएगा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के टाइम पे, मतलब ये मैंने इस साल कोई प्रोविजन बनाई ताकि अगले साल टैक्स पे हो सके। और सर ये जो टू बैंक है ये चला जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस होने। देखो बीडी कहीं जाएगा नहीं, सीडी कहीं जाएगा नहीं, टू बैंक हमेशा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। और सर बाय पीएनएल का मतलब है इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स को। सर देखो थर्ड तरह का क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द 19,000। देखो सर सारा सेम है, इसमें भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो केस नंबर 1। अब देखो सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, सर यहां आता है बीडी, इधर आता है सीडी। सर बीडी में कितना आया सर 20,000, कैरी डाउन आया सर 25,000। सर यहां पर आता है बाय पीएनएल, बाय पीएनएल का मतलब होता है मैंने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया होगा प्रोविजन को, क्योंकि प्रोविजन हो रहा है क्रेडिट तो पीएनएल होगा डेबिट, मतलब पीएनएल में प्रोविजन डाली होगी। प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब याद रखना, प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब होता है कि मैंने ये प्रोविजन अगले साल के लिए इस बार नेट प्रॉफिट में डाली है, मतलब इस साल पीएनएल में डाली है, प्रोवाइड की है, मैंने पे नहीं किया, मैंने प्रोवाइड की है। टैक्स को पे किया होता तो यहां पर आता टू बैंक में। प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब होता है मैंने पीएनएल अकाउंट में मैंने इसको डेबिट किया है, तो सर यहाँ आ जाएगा 19,000। सर इसका टोटल आया 39 के, इसमें से सर 25 माइनस करूँगा तो सर आंसर आएगा मेरा 14,000। ये मेरी होगी बैलेंसिंग फिगर। और सर ये जो होगा ना टू बैंक, ये चला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से लेस, सर ये मेरा चला जाएगा वर्किंग नोट की कैलकुलेशन के अंदर। सर बीडी कहीं जाता नहीं, सीडी कहीं जाता नहीं। सो आई होप तुम लोगों को टैक्स का पूरी की पूरी एडजस्टमेंट क्लियर होगी। अब देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिखा रहा था, हम लोगों ने ये कवर कर लिया और इतना पोर्शन भी कवर कर लिया कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, अब तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये जो परसों तुम लोगों को सिखाया था तो मैंने इसको भी कवर कर लिया, इनकम टैक्स पेड क्या होता है। अब देखो सर अब रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सर उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, देखो सर जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है ना वो बनती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने जो भी बोला ना हमें मानना पड़ेगा। देखो उसने क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस में कभी कभार हो रही है। सर लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, बाय थेफ्ट, सर क्या रोज चोरी हो रही है, कभी कभार हो गई तो हो गई। इसका मतलब है सर अगर मेरा, चलो लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, ठीक है, इसका मतलब है अगर मेरी कोई भी एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई है जिससे मेरा पैसे का आउटफ्लो हो गया, ठीक है, या सर ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जिससे मेरा कैश का आउटफ्लो हो गया, उसको मेरे को दिखाना पड़ेगा। सर देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये पीएनएल अकाउंट है, सर यहाँ पर जीपी आया 10 लाख का, ठीक है, इधर मेरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया लेट सपोज 1 लाख का, सर मेरा नेट प्रॉफिट आया 9 लाख का, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना ये बोलता है कि तुमने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पीएनएल में डाला होगा, द आंसर इज यस। सर अगर पीएनएल में डाला ना वो कहता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी हुई है, ठीक है, प्लस हुआ है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया वो इनकम है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ मेरा एक्सपेंस इनकर होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वंस इन अ व्हाइल होता है कभी के बाद, सर उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फेस के ऊपर बताना, उसको वर्किंग नोट का हिस्सा नहीं बनाना। इसका मतलब है मैं नेट प्रॉफिट में से, देखो
ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब समझो क्या होता है सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखनी है। इसके आगे ऐसे नोट्स लिखे होंगे, ये नोट नंबर 1 है। अगर तुम्हें ये देखना है कि नेट प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन आई, ये पेज नंबर पे नोट नंबर 1 दिया, वहां पर जाके पढ़ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है सॉरी, उसने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है कि जो तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना, उसको तुम्हें फेस में बताना है, सामने बताना है कि कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। मतलब अगर ये मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उसके फेस के ऊपर बताओ, मतलब यहां से माइनस करेंगे, लास्ट में से जाके माइनस करेंगे। अच्छा सर, इसका मतलब है अगर आप कह रहे हो इसको लास्ट में से माइनस करना है, तो मेरी नेट प्रॉफिट के अंदर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट गया होगा। अगर इसका ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट के अंदर गिवन होगा तो सर उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स। देखो पहले एक बार इसको पढ़ते हैं। सर वो क्या बोल रहे हैं, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताना, डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शेल बी मेड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि वो तुम्हें बोल रहा है कि अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हुई है ना, उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको तुम ऑन द फेस ऑफ इट बताओगे, सेपरेटली बताओगे ऑन द फेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसको कोई वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनाओगे। जैसे शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट में दिखता है, बैलेंस शीट में आगे लिख देते हैं नोट नंबर 1 कि नोट नंबर 1 में देख लो, अगर तुम्हें देखना है कि इशूड कितना है, ऑथराइज कितना है, सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब कितना है। वो बोलता है कि तुम इसको वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनाओगे, तुम इसको लिस्ट करोगे सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि मेरे को इसको लिस्ट करना पड़ेगा यहां से। ये अगर एक्सपेंस हुआ तो माइनस करना, इनकम हुआ तो ऐड कर देना, यहाँ पे लेस और ऐड दोनों हो सकता है। अब सर मेरे को ये बात बताओ, अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को मैं यहां से लेस कर रहा हूं तो मेरे पीएनएल अकाउंट में, अगर मैं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पीएनएल अकाउंट है सर, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1000 का, सर मेरे को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 1000 का, मेरा नेट प्रॉफिट हो गया सर 2000 का। मेरे को एक बात बताओ, मैं तो नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली ले रहा हूँ ना, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें तो ये मैं डायरेक्टली ये ले रहा हूँ। इसका मतलब है ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ये एडिड होगा। तो वो बोलता है कि नेट प्रॉफिट में हमने वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा फिर तो ये, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग पीएनएल और कैश फ्लो तो देखिए ना। उसने बोला नहीं, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनाना, पहले इसको नेट प्रॉफिट से रिवर्स करो। नेट प्रॉफिट से रिवर्स कैसे होगा, पहले ऐड किया तो मैं 1K को अब लेस कर दूंगा तो बचा 1K, और ये जो मैंने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है ना, इसको मैं ऑन द फेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो देखो सर, उसने क्या बोला, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शेल बी मेड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ इट। इसको प्लस या माइनस करना कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पहला ट्रीटमेंट कि अगर मैं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो तो लास्ट में जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग के लास्ट में तुम इसको ऐड कर दोगे। अगर लॉस हो गया कोई स्टॉक का उसको लेस कर दोगे, और क्या करोगे, ऐड इन द वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट कौन सा, ये वाला वर्किंग नोट। तो देखो दो ट्रीटमेंट है इसके। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, अब देखो ऐड कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर डेबिट किया है एज एन एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट किया मतलब पहले लेस किया होगा, एक्सपेंस मान के अब ऐड कर दूंगा, या लेस कर दो अगर पहले उसको इनकम माना, इनकम मान के प्लस किया तो माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये होगा ट्रीटमेंट नंबर 1। बट सर अगर ये ट्रीटमेंट हो गया है ना, तो मेरे को इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ दिखाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फेस के ऊपर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इसको लास्ट में मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा। अच्छा सर ये देखो, तो उसने यही लिखा है, तो सर इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेस कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें भी बात को समझना कि ज़्यादातर यही चांसेस होंगे कि तुम्हें ऑपरेटिंग से माइनस करना है। बट अगर कोई ऐसा लॉस आ गया जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेशन में है, वो तुम्हें क्वेश्चन खुद बताएगा, तो सर तुम उसको मानोगे, फिर उस पर्टिकुलर हेडिंग में से उसको लेस करोगे। तो सर दो ट्रीटमेंट हो गए, प्लस या माइनस कर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ज़्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस होगा, ठीक है, या रिस्पेक्टिव हेड से लेस कर दो और ऐड कर दो उसको वर्किंग नोट में। एग्जांपल्स दे रहा है वो, कहता है देखो लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फ्लड, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो सर ये सारी आइटम्स कौन सी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और जिसके कारण मेरा ये जो वर्किंग नोट है ना सर, ये अब जाके तैयार होता है। तो ये जो वर्किंग नोट है इसको मैं शो करूंगा इनडायरेक्ट मेथड के स्टार्टिंग में, अगर ये गिवन नहीं होगा। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें क्लियर होंगी। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बोला नेट प्रॉफिट के जितने टुकड़े हुए ना उसको पकड़ो। मैंने बोला यार टुकड़े 3 होते हैं, रिजर्व्स, तो इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और सरप्लस में जितना भी चेंज हुआ है, रिजर्व में कितना चेंज हुआ है, उसमें सरप्लस में कितना चेंज हुआ है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और इंटरिम डिविडेंड को हम ऐड करके एक नेट प्रॉफिट आएगा।
ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, इसमें अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे किसका, टैक्स का। टैक्स कौन सा ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में वो हिट हुआ होगा जो इस साल मैंने पे किया होगा ना, उसको मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाऊंगा या रिस्पेक्टिव हेड में दिखाऊंगा, डिपेंड अपॉन द कौन से तरह का टैक्स है। फिर वो बोलता है यहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब है जब मैंने ऐड कर दिया ना, तो उसका भी मैंने जो इफेक्ट है वो रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है ना, बोलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, उसको वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनाना, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फेस के ऊपर बता। इसका मतलब है कि सामने बता कि कितना हुआ है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने बोला कि मैं उसको ऑपरेटिंग में से लेस कर रहा हूं, अगर एक्सपेंस है या ऐड कर रहा हूं, तो इसका डबल इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए इसका उल्टा इफेक्ट मेरे को यहां डालना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस है पहले लेस किया, अब ऐड करूंगा, पहले इनकम थी पहले प्लस किया, तो अब माइनस करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। सो आई होप तुम लोगों को ये पूरा अब फॉर्मेट क्लियर होगा। तो ये हम लोगों ने आज सीखा, और ये दोनों क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा। So I hope you like this video. If you really like this video, please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.